सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे सॉलिबिलिटी की। क्या हुआ करता है सॉलिबिलिटी, हम बात करने वाले हैं यहाँ सॉलिबिलिटी की बारे में बात करेंगे। तो सॉलिबिलिटी क्या हुआ करता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व इनटू 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट टू फॉर्म द सैचुरेटेड सॉल्यूशन when temperature remain constant is called as solubility of the solution। यानी कि सॉल्बिलिटी को आप कुछ इस तरह से बता सकते हो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इनटू 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम फार्मूले की बात करें सॉल्बिलिटी की, तो सॉल्बिलिटी इक्वल टू होता है मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम और अपान आपके पास क्या हुआ करेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू आपके पास 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से सॉल्बिलिटी के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए हम एक क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और आप लोग इसी फार्मूले पे रख के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। क्वेश्चन ये है 50 ग्राम सेचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl इज हीटेड टू ड्राइनेस व्हेन 13.2 ग्राम ऑफ ड्राई KCl वाज ऑब्टेन, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर इन KCl। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करने, इसको हम हमें सॉल्व करना, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या करा जा रहा है, KCl को 50 ग्राम KCl था ना, KCl को हीट किया जा रहा था ड्राइनेस करने के लिए। जो KCl हमारे पास है इसको हमने क्या किया है, हीट किया है ड्राइनेस करने के लिए। हम इसको हीट कर रहे हैं, ड्राइनेस करने के लिए इसको हम हीट कर रहे हैं। तो जब ड्राई कर रहे हैं हम ना, तो ये 13.2 ग्राम जब बच रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, 13.2 ग्राम, ठीक है। ये KCl जो था ये 50 ग्राम था। तो देखिएगा सबसे पहले आप सल्यूट ऑफ KCl कितना होगा, सल्यूट ऑफ KCl आपको मिल गया, ये 13.2 ग्राम है। और पूरा जो सोल्यूशन रहा होगा ये 50 ग्राम का है। तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे, 15 माइनस 13.2 और ये इक्वल टू आपके पास मिल जा रहा है 36.8। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये देखिएगा हमारे पास क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इक्वल टू हम जानते हैं होता है सॉल्युबिलिटी इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम अपान मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सल्यूट कितना मिल गया आपको, 13.2 ग्राम अपान मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया 36.8 इंटू 100 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई। इस तरह से हमको मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा 35.87 ग्राम, है ना। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्बिलिटी के क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे इसके कुछ और फैक्टर, जैसे हम बात करने वाले हैं सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड की बात करेंगे। तो कौन कौन से फैक्टर होंगे जो यहाँ पे इफेक्ट डालेंगे, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे नेचर ऑफ गैस के। जो ईजिली लिक्विफाइबल गैसेस होते हैं उनके पास हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होते हैं और ये ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। इसी के साथ देखिए जो पोलर गैसेस होती है, जैसे आपके पास H2S, HCl, NH3, SO3, ये जो होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में। लाइक वाटर में आपको एक रूल ही याद होगा, लाइक एंड डिजॉल्व रूल, है ना। तो जो एक प्रकार के और नॉन पोलर जो होते हैं, जैसे आपके पास H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, ये जो होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में या आपके पास सॉल्युबल होते हैं, जैसे बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हो। अब देखिएगा दूसरा हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। पहली बात देखो, मान लीजिए मेरे पास क्या है, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं आप। सपोज कीजिए हम बात कर रहे हैं पहले सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड। जैसे हमने बात किया यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई कंटेनर है। अगर इस कंटेनर में मान लीजिए हमने कोई सोल्यूशन ले रखा है जो गैस इनटू लिक्विड है, इसमें गैसियस पार्टिकल इस तरह से हैं, लिक्विड पार्टिकल ये हैं और इसके बीच बीच में कहीं कहीं पे ये गैसियस हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह हमने ले रखा है। तो देखिए ज़रा सा अब क्या होगा, जब आप इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसको हीट करना चालू करेंगे, जब इसको हीट करना चालू कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो ये गैसियस पार्टिकल जो होंगे ये दूर दूर जाना चालू करेंगे। यानी कि जो डिसोसिएशन आपके पास होगा गैसों का, यहाँ पे डिसोसिएशन जो होगा, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं कि देखो जो गैसों मतलब आपके पास सॉल्युबिलिटी जो होगी टेम्परेचर के बढ़ाने पे क्या हो जा रही है, डिक्रीज कर रही है। क्योंकि आप यहाँ कह सकते हो सोल्यूशन ऑफ गैस इनटू लिक्विड
एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसीलिए टेम्परेचर को बढ़ाने पर इनकी सॉल्युबिलिटी घट जाती है ना। चूँकि देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। अगला हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करते हैं। तो देखिए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की अगर हम बात करेंगे, फिर से वही बात को समझिए। सपोज करिए हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में फिर से देख लीजिएगा गैस है, गैसियस पार्टिकल है, और अरे सॉरी लिक्विड पार्टिकल है, लिक्विड के बीच में यहाँ पे गैसियस पार्टिकल भी हैं, है ना। हमने क्या किया, इसके ऊपर प्रेशर लगाया। जब हम इसको प्रेशर लगाएंगे तो इसके पार्टिकल क्या होंगे, जो अभी आपके पास गैस और लिक्विड के पार्टिकल एक दूसरे से नज़दीक आना चालू कर देते हैं, यानी कि प्रेशर को बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी जो होगी वह बढ़ जाती है। फिर से सुन लीजिएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड की अगर बात करी जाए तो हम जब प्रेशर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, बढ़ जाती है, और टेम्परेचर के बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घटती है। देखो, इस बात को हम पढ़ेंगे, प्रेशर को जब हम बढ़ा रहे हैं सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, हमारे पास बढ़ जा रही है। इसको हम लोग पढ़ेंगे हेनरी लॉ से। क्या होता है हेनरी लॉ, आइए हम इसके बारे में बात। देखिए, हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ कहता है एट द कांस्टेंट टेम्परेचर मैक्सिमम मास ऑफ द गैस डिजॉल्व इनटू यूनिट वॉल्यूम ऑफ a liquid is directly proportional to pressure of gas when temperature remain constant। यानी हम आपसे ये कहना चाहते हैं, ये जो होता है यूँ कह लीजिए m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है p के, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है p के। अगर हम ये देखिएगा, अगर हम इसको हटाते हैं, m हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है t के, ध्यान दीजिएगा, m डायरेक्टली होगा आपके p के। अगर हम इसको हटाएंगे हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, तो m इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा KH इंटू पी, KH इंटू आपके पास यहाँ हो जाएगा p। ये आपके पास देखिएगा, अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये क्या है इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। जहाँ पे आपके पास क्या है, p जो है प्रेशर है, p जो है प्रेशर ऑफ द गैस है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, P जो है प्रेशर ऑफ गैस है, और m जो है मास ऑफ गैस, और उसके बाद KH जो होता है ये हेनरी कांस्टेंट होता है। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं, अगर कोई गैसियस मिक्सचर है तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे फार्मूला हम यूज़ करेंगे XA इक्वल टू KH इंटू आपके पास PA। तो यहाँ फिर से देखिएगा, XA का मतलब यहाँ होगा मोल फ्रिक्शन। आपको याद होगा, मोल फ्रिक्शन निकालना मैंने पहले वाले वीडियो में बता रखा है। और दूसरा आपके पास PA इक्वल टू होगा पार्शियल प्रेशर। अब जरा यहाँ पे और एक चीज़ को दिमाग में रखिएगा और याद रखिएगा, अगर इसकी यूनिट पे बात करी जाए, अगर आपको यूनिट यहाँ पे ATM पर या पर बार में दिया है, पर ATM या पर बार में दिया है, तो आप यहाँ पे फार्मूला लगाओगे, XA इक्वल टू आपके पास होगा मोल फ्रिक्शन ऑफ A इक्वल टू आप यहाँ लगाओगे KH इंटू आपके पास क्या होगा PA होगा। और अगर ये ATM जो होगा, ये जो प्रेशर आपके पास यूनिट इसकी है, ये आपके पास ATM, ये आपके पास या तो ATM यूनिट जो होगी ATM या बार में दी गई होगी, तो आप यहाँ पे फार्मूला लगाओगे PA इक्वल टू आपके पास होगा PA इक्वल टू KH इंटू आपके पास हो जाएगा XA। इस तरह से आप इस फार्मूले पे, XA मतलब आप जानते हो मोल फ्रिक्शन होया करता है, ठीक है। देखिए, दूसरा फैक्टर हमारे पास है फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। देखिएगा, अगर हम बात करें नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं, तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये मोर सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में। जैसे कि आपके पास पोलर सॉल्वेंट में आपके पास वाटर में हो गए, SO2 में हो गए, वाटर में हो गए, SO2 में हो गए, ये ज़्यादा अमोनिया वगैरह में हो गए, सॉरी। और अगर आपके पास नॉन पोलर जो कंपाउंड होते हैं वह ज़्यादा जो होते हैं सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लाइक आपके पास बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर हम इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं, तो इसके ऊपर इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़े,
देखिए ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम बात करें टेम्परेचर, तो यहाँ पे 3 प्रकार के सॉलिड होते हैं। पहले तो ऐसे सॉलिड होते हैं जिनकी सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है टेम्परेचर को बढ़ाने पे, क्योंकि इनका डिसोसिएशन इंडोथर्मिक होता है। जैसे ये सोल्यूशन NaCl हो गया, KCl हो गया, NH4Cl हो गया, NaNO3 हो गया, KNO3 हो गया, NaBr, KBr, NaI वगैरह, ये सब जो होते हैं। और कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जिनकी सॉलिबिलिटी जो होती है डिक्रीज करती है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जैसे Li2CO3, Na2CO3 डॉट वाटर। ये सब आपके पास क्या होते हैं जब आप सॉलिबिलिटी को मतलब यहाँ पे क्या होगी, टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी घट जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी सॉलिबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे CaCl2.6 मोल ऑफ वाटर, CaCl2 4 मोल ऑफ वाटर, ये सब होते हैं। तो इस तरह से आप सॉलिबिलिटी के इफ़ेक्ट को भी देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारी है वेपर प्रेशर। देखिए वेपर प्रेशर क्या हुआ करता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आपसे कि वेपर प्रेशर क्या हुआ करता है। देखिए मान लीजिए आपने क्या रखा है, एक ऐसा कंटेनर लिया, और एक कंटेनर लेने के बाद आपने इसको, इसमें कुछ वाटर लिए और इसको आपने बॉयल करना स्टार्ट कर दिया। एक ऐसा समय आएगा कि यहाँ पे वाटर और लिक्विड जो होंगे ये दोनों को एग्जिस्ट कर जाएंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। मैं बोल देता हूँ, देखिएगा, फिर से सुन लीजिएगा। द प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर, या एट कांस्टेंट टेम्परेचर the vapor under at constant temperature the pressure under which vapor and liquid coexist in equilibrium known as vapor pressure of liquid। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड को कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट डालते हैं। देखिए फैक्टर, पहला फैक्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की अगर बात की जाए तो देखिएगा यहाँ पे हमारे पास क्या हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन से होते हैं भाई, ये आप जानते हो। जैसे आपके पास क्या हो जाए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में वंडरवाल फोर्स हो, डाइपोल मोमेंट हो, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को बढ़ाया जाता है ये आपके पास वेपर प्रेशर घट जाते हैं। और दूसरी बात क्या है, टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो जितना आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर होता है, यानी कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगली टॉपिक हमारे पास है मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर, जो आपके पास यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ अगर वेपर प्रेशर की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे जो सॉल्यूशन है ये 3 प्रकार के सब्सटेंस होते हैं। पहला हमारे पास सब्सटेंस होता है हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एटमॉस्फेयर से। ऐसे सब्सटेंस एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं लेकिन उनके फिजिकल स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं होता है। दोज सब्सटेंस एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर बट डू नॉट चेंज इन देयर फिजिकल स्टेट। ऐसे सब्सटेंस जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं लेकिन उनके फिजिकल स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ऐसे सब्सटेंस को हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है, ग्लिसरॉल सॉल्यूशन होता है। दूसरा हमारे पास होता है डेलिक्वेशन सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो मॉइस्चर को एटमॉस्फेयर से अब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनके फिजिकल स्टेट में चेंजिंग आ जाती है। दोज सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू सॉल्यूशन फॉर्म कॉल्ड एज, आप यहाँ पे बोल सकते हो इसी को क्या नाम है, डेलिक्वेशन सब्सटेंस के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, तो डेलिक्वेशन सब्सटेंस जो होते हैं यहाँ पे आप मतलब जैसे सॉलिड NaOH हो जाएगा, सॉलिड NaOH वगैरह होता है। अगला हमारे पास होता है इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस। देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगला हम बात करने वाले हैं इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस। इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस कौन से होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो एटमॉस्फेयर में वाटर को लॉस कर देते हैं
और ड्राई पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन्हें इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस कहते हैं, जैसे वॉशिंग सोडा। और आप जानते हो वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3 10 मोल ऑफ वाटर।